बारिश का सीजन बीमारियों का सीजन कहा जाता है और इसको लेकर के मेडिकल कॉलेज अपनी तैयारियां कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने आज सभी एचओडीज के साथ बैठक करी है और इस पर एक प्लान बनाया है। मंकी पॉक्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, इसको भी लेकर किस तरह से प्लान बनाया गया है उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स हो चाहे तमाम बीमारियां हों, कैसे इनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छी गाइडलाइंस हम लोग को इशू की है रिगार्डिंग फीवर, क्योंकि ये सीज़न है जिसमें तरह तरह की वायरल इलनेसेस आती हैं बारिश के टाइम पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने फीवर क्लिनिक स्टार्ट किया 25 नंबर कमरे में ओपीडी में, जिसके इंचार्ज डॉक्टर प्रियदर्शी हैं, आप हैं इसके इंचार्ज। और उसके अलावा हम लोगों ने चूँकि 3-4 जगह जहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद मेडिसिन हो गया, उसके अलावा पीडियाट्रिक्स हो गया और जच्चा बच्चा हो गया। तो इसमें जब पेशेंट हमारे पास में आएगा तो उनके लिए सब जगह अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। आज हम लोगों ने सारे फैकल्टी ने राउंड भी लिया है, तो हमारा जो एमसीएच बिल्डिंग है उसको हम लोगों ने इन्फेक्टिव डिजीज हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि कोरोना भी अभी गया नहीं है और डेंगू का आने वाला है, मलेरिया आने वाला है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो किया है इस प्रकार से किया है कि एक 25 नंबर हमारा फीवर का ओपीडी रहेगा, और जो मरीज मंकी पॉक्स के लक्षण के साथ में आता है हम सीधा उसको फ्लू ओपीडी में, जो कि कोविड हॉस्पिटल में है, वहाँ भेजेंगे। और जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो डेडिकेटेड रहेगा एडल्ट्स जिनको मंकी पॉक्स है, और सेकंड फ्लोर हमारा डेडिकेटेड रहेगा कोरोना के लिए एज यूजुअल, और थर्ड फ्लोर पे हमारे जो बच्चों के लिए हमने उसे कई सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसे मंकी पॉक्स के लिए एक हमारे पास में 309 कमरा है, 307 में हम लोग का जो फिब्राइल इलनेसेस कंटेजियस लाइक निमोनिया वगैरह उसके लिए रहेगा। उसके अलावा 302 यानी कि 30 बेड हमारे लिए डेंगू और मलेरिया के लिए हम लोगों ने अलग से कर लिए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते जब मरीज बढ़े तो बेडों की कोई कमी हो। तो ये हमारी तैयारी है। डॉक्टर ऋचा गिरी भी हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी किस तरह से तय की? देखिए, मेडिसिन में जितने भी फीवर के पेशेंट्स आएंगे उन लोगों का हम लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, और उसके लिए डॉक्टर प्रियदर्शी हमारे डिपार्टमेंट से नोडल बनाए गए हैं, जो कि सभी से समन्वय बना के, सभी डिपार्टमेंट से जो जो वहाँ के नोडल बने हैं उनके साथ समन्वय बना के सारे का फीवर के पेशेंट्स का, जो कि चाहे विद रैश हों, विद ब्लीडिंग हों, विद कफ हों, जितने भी तरीके के फीवर होते हैं सभी की रिपोर्टिंग करेंगे और वो शासन को जाएगी। आप पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, नोडल आपको बनाया गया है, तो कैसे एहतियात बरतें लोग, क्योंकि बहुत लोग जान नहीं पा रहे हैं मंकी पॉक्स क्या है और तमाम बीमारियों से कैसे बचें? इसमें जो फीवर बहुत तरह के आ रहे हैं, तो जिसमें वायरल फीवर है, जिसमें कि डेंगू है और तरह के वायरल फीवर हैं, मलेरिया है, तो तरह तरह के जो बुखार आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है मेडिकल कॉलेज में, उसका मैं नोडल हूँ। और उस फीवर को किस ड्यूरेशन है कि 7 दिन में फीवर कौन आ रहा है, 14 दिन में कौन से आ रहा है, फीवर रैश आ रहा है या किस तरह के, या मंकी पॉक्स तो नहीं है, उसको देखते हुए उस कमेटी ने पूरा एक हर विभाग से, पैथोलॉजी से और इधर एसपीएम से, मेडिसिन से, पीडिया से, टीबी चेस्ट से, और सबको मिला करके एक कमेटी बनाई गई है। तो जितने भी फीवर आएंगे उनको अलग अलग हम लोग सेग्रीगेट कर लेंगे और अलग अलग वार्डों में अगर वो सीवियर हैं तो उनको भर्ती करेंगे। इस वायरस की प्रकृति के बारे में, अगर नेचर के बारे में जानना चाहें तो किस तरीके का वायरस? देखिए, ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। 1998 में ये पहली बार अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। इसके 2 क्लेड्स होते हैं, एक सेंट्रल अफ्रीकन और एक वेस्टर्न क्लेड। वेस्टर्न क्लेड इतना सीरियस नहीं होता, इतना संक्रामक नहीं होता, उतनी मॉर्टेलिटी नहीं होती है, लेकिन सेंट्रल क्लेड के मरीजों में मॉर्टेलिटी ज़्यादा पाई जाती है। लगभग हर 10 मरीज में से एक मरीज को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अभी तक ये वायरस खाली अफ्रीका में फैला हुआ था, लेकिन इतनी तेज़ी से अगर हम आज की बात करें तो ये करीब 77 देशों में ये ऑलरेडी फैल चुका है। इसको देख के WHO ने इसको मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस बनाई हैं कि कोई भी सस्पेक्टेड केस ऑफ मंकी पॉक्स का आएगा तो उसको डायग्नोसिस बनानी है। डायग्नोसिस में हमें अगर वो एसिम्टोमेटिक है यानी लक्षण विहीन है तो जांच के द्वारा ही पता लगेगा। तो जो हाई रिस्क कंट्रीज से वो ट्रैवल करके मरीज आ रहा है उसकी हिस्ट्री में हमें पता लग पाएगा, उसकी जांच करेंगे हम, तब हमें पता लगेगा कि ये कंफर्म केस है कि नहीं। लक्षण की अगर बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 5 से 14 दिन का होता है। मरीज तेज बुखार से प्रेजेंट करता है, बुखार के साथ साथ उसके शरीर में दर्द,
और कमज़ोरी आती है। उसके अलावा उसके शरीर में गांठें पड़ना शुरू हो जाती हैं। बुखार आने के 5वें दिन के बाद से उसके शरीर में चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो चकत्ते छाले के रूप में हो जाते हैं। वो छाले बहुत संक्रामक होते हैं। उन छालों की केयर लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको इनके मरीज़ों को आइसोलेशन में रखा जाता है। और जो आपसे जानना चाहेंगे कि हमने समझ लिया कि किस तरीके का संक्रामक रोग होता है, लेकिन बचाव कैसे करेंगे? बचाव करने के लिए जो हमारे पास जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अगर उक्त लक्षण के साथ में कोई मरीज आएगा तो हमने मतलब यहाँ पे डिसाइड किया है बैठक में कि ऐसे मरीज को हम अस्पताल की मेन बिल्डिंग में घुसने नहीं देंगे, उसको बाहर ही रोक लेंगे और उसका पर्चा बना के सीधे फ्लू ओपीडी और आइसोलेशन वार्ड की तरफ उसको डाइवर्ट करेंगे, आइसोलेट कर देंगे उसको। फ्लू ओपीडी से आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करेंगे। वहाँ पे उसकी जो जांचें हैं सारी जांचें करके जो प्रोटोकॉल के तहत उसकी इलाज किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम पूरी तैयार है, आपको दिखा दें। बड़ी बैठक की गई है प्रोफेसर संजय काला, प्रोफेसर ऋचा गिरी के नेतृत्व में, और सभी डॉक्टर्स को उनकी जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं कि आगे जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो बारिश का मौसम बीमारियों का सीज़न कहा जाता है, उससे कैसे तैयार रहना है, और अगर कोई संक्रामक रोगी यहाँ पर आता है तो उसका कैसे उपचार करना है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।